पूछने पर पता चला कि इन दोनों ने बहुत ही बड़ी धांधलीबाजी की है। उन दोनों ने बहुत मिन्नतें की, ये लोग बेकसूर हैं, इन्हें मत ले जाओ, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और दोनों को ले जाकर थाने में बंद कर दिया। और कुछ पुलिस वाले आकर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। पूरे घर की तलाशी लेने पर उन लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वो लोग जाने ही वाले थे कि अचानक एक सिपाही की नज़र उस कमरे पर पड़ी जो बाहर से बंद था। उसने उस कमरे की चाबी मांगी तो पारो ने कहा, चाबी हमारे पास नहीं है। तभी एक सिपाही ने कहा, ताला तोड़ दो। उन लोगों ने जैसे ही ताला तोड़कर अंदर रखे बक्सों को खोला, सबकी आंखें फटी रह गई। उन बक्सों में सोना ही सोना भरा था। किसी बॉक्स में भगवान की सोने की मूर्तियां थी और किसी में जेवर। पुलिस ने सारे बॉक्स अपने कब्जे में ले लिए। शीला दौड़ती हुई नेताजी के पास पहुंची और उसने वहां जाकर सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद नेताजी ने बजाय उसकी मदद करने के उसे ये कहकर भगा दिया कि मुझे नहीं पता था तुम लोग ऐसे हो। तुम लोगों ने मेरी शराफत का बहुत गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जाओ यहाँ से, फिर कभी यहाँ मत आना। जो किया उसे भुगतो। शीला बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर नेताजी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने उसे धक्का मारकर भगा दिया। बेचारी शीला रोती बिलखती घर लौट आई। पारो बदहवास सी एक कोने में बैठी थी। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। नेताजी ने पूरी तरह फंसा दिया था उसके बापू और भैया को। जल्दी ही ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। मिसेस बत्रा को जैसे ही पता चला वो तुरंत शीला के घर आ गई और उन्होंने मिस्टर बत्रा जो उस वक्त बाहर थे उनको भी फोन कर दिया। वो भी दोपहर तक आ गए। अब सबसे पहले जरूरत थी एक बहुत काबिल वकील की। संयोग से मिस्टर बत्रा जिनसे मिलने गए थे उन सज्जन के दामाद एक नामी वकील थे। मिस्टर बत्रा ने उन्हें फोन करके सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हुआ हूँ, तब तक आप थाने जाकर पता कर लीजिए उन दोनों पर चार्ज क्या लगा है। वो सारा दिन तो ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन मिस्टर बत्रा शीला और पारो के साथ थाने पहुंचे। वहां जाकर पता चला दीपक और हीरा बड़े बड़े मंदिरों का ठेका लेते थे। मंदिरों में सोने की मूर्ति और सोने के जेवर की जगह पीतल की मूर्ति और जेवर लगाते थे। अब मिस्टर बत्रा की समझ में कुछ कुछ आ रहा था। अब उन्हें लगने लगा कि हो ना हो ये सारा किया धरा नेताजी का ही है। खैर अब क्या हो सकता था, जो होना था वो तो हो गया। अब देखना यह था कि आगे क्या करना है, और बिना वकील के अब कुछ हो भी तो नहीं सकता था। 2 दिन बाद वकील साहब आ गए थे। उन्होंने आते ही जमानत की अर्जी दे दी, लेकिन कोर्ट ने वो नामंजूर कर दी। अब तो सिर्फ केस चलना था। घर का खर्च चलाने के लिए शीला को एक सेठ जी के यहाँ काम करने जाना पड़ता था। शीला सेठ जी के घर का सारा काम करती थी। वो सुबह जल्दी जाती थी और शाम को आती थी। इतने समय पारो मिसेस बत्रा के पास रहती थी। उस दिन शीला काम पर नहीं गई तो पारो ने उससे पूछा, माँ आज आप काम पर क्यों नहीं गई? उसके पूछने पर शीला ने बताया कि सेठ जी सपरिवार घूमने गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। हीरा और दीपक का केस अदालत में चल रहा था। बहुत मुश्किल केस था। ना कहीं से कोई सबूत मिल रहा था और ना गवाह। सब लोग बहुत परेशान थे। वकील साहब भी पूरे जी जान से लगे थे, क्योंकि अगर अदालत का दिया हुआ समय निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस दिन सब लोग साथ में बैठकर केस के बारे में बातें कर रहे थे कि कहीं से कोई भी रास्ता निकल आए, पर सब बेकार। वकील साहब भी उठकर जाने ही वाले थे कि अचानक पारो बोली, मुझे कुछ कहना है, क्या मैं बोल सकती हूँ? वकील साहब ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? तो पारो ने वकील साहब को शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी कि कैसे नेताजी ने बहला फुसलाकर उसके भाई से अंग्रेजी में लिखे कागज पर साइन करा के अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। ये बात सुनकर वकील साहब के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने कहा, अगर किसी भी तरह वो पेपर हमें मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। अब समस्या थी कि ये काम करेगा कौन और कैसे करेगा। पारो ने कहा, मैं करूंगी। पारो की बात सुनते ही शीला उस पर चिल्लाने लगी, पागल हो गई है क्या तू? जानती भी है क्या बक रही है तू? पारो ने कहा, हाँ मुझे सब पता है, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। वकील साहब ने पहले तो सबको शांत किया, फिर उन्होंने पारो से अकेले में बात की तो पारो ने बताया
कि नेताजी के घर काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी से उसकी जान पहचान है। बस एक बार वो लड़की की माँ मान जाए और वो हमारा साथ दे दे। वकील साहब ने कहा, चलो मान लिया कि तुम कैसे भी करके वहाँ पहुँच गई, मगर कागज कैसे पहचानोगी? तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। तभी उसने कहा, नहीं सर, मुझे सब आता है। मैं आंटी से पढ़ने जाती थी उनके घर पर, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता और आप भी ये बात किसी को मत बताना प्लीज सर। पारो की बात सुनकर वकील साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, जिस परिवार में तेरी जैसी बेटी हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम अभी चलेंगे उसके पास, देखना जीत हमारी ही होगी, तो चिंता मत कर, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। उधर नेताजी बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे थे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और पुलिस वालों को भी पैसा खिला दिया था उन्होंने। वकील साहब ने शीला को ये कहकर समझा दिया कि अभी तो वो दोनों किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर जरूरी हुआ तो ही पारो को वहाँ भेजेंगे। तुम चिंता मत करो और मुझ पर विश्वास रखो। इसके बाद वो दोनों उस नौकरानी के घर पहुँच गए। उस समय वो घर पर ही थी। पारो को देखते ही वो खुश हो गई। उसने दोनों को ले जाकर अंदर बिठाया। तभी वकील साहब ने बात शुरू की तो वो बोली, हमें सब पता है साहेब, दीपक भैया तो बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान हैं। उसने दोनों को अंदर ले जाकर बिठाया। तभी वकील साहब ने बात शुरू की तो वो बोली, हमें सब पता है साहेब, दीपक भैया तो बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तो कई बार मेरी मदद भी की है। शायद मेरा सगा भाई भी होता तो वो भी ना करता साहेब। उन्होंने तो कई बार अपने मुंह करने वाला भी हमें दे दिया। और ये पारो, ये तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। अगर ये लोग मेरी मदद ना करते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। पर साहेब, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कर पाई। वकील साहब ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। उसने पूछा, कैसे? तो वकील साहब ने कहा, देखो, तुम किसी भी तरह पारो को उस घर में पहुंचा दो और वहां जाकर जैसे भी कर सको इसकी मदद करना। और हाँ, इस बात का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है कि इसकी जानकारी किसी को भी न होने पाए। किसी को भी नहीं तो मतलब किसी को भी नहीं, समझ गई? वो बोली, बिल्कुल समझ गई साहेब, पर अभी आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। पारो ने पूछा, क्यों? तो वो बोली, अरे बेटा, याद कर, तूने ही एक बार बताया था ना कि नेताजी 1-2 बार तेरे घर आ चुके हैं और उन्होंने तुझे देखा भी है। हाँ, ये बात तो है, पारो ने कहा। तो वो बोली, अगर कैसे भी गलती से उन्होंने तुझे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। 2 दिन बाद वो लोग अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। घर में नेताजी का बेटा और एक बेटी, बस वो दोनों रह जाएंगे। मैडम तो 2-4 दिन में आ जाएंगी, पर नेताजी वहीं से कहीं और अपने किसी काम से चले जाएंगे। तब हमारा काम आसान हो जाएगा। वकील साहब ने कहा, ठीक बात है, लेकिन तुम्हें अपना काम कल सुबह से ही शुरू करना होगा। और मेरी पहचान का एक डॉक्टर है, मैं उसे बोलकर तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधवा दूंगा। वहां जाकर तुमको बस इतना कहना है कि कुछ दिन तक तुम अपनी बेटी को साथ लेकर आया करोगे काम करने के लिए, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता। अच्छा, उनमें से किसी ने तुम्हारी बेटी को देखा है क्या? नहीं साहिब, किसी ने नहीं देखा। उससे बात करके पारो और वकील साहब दोनों वापस आ गए। वकील साहब ने रास्ते में पारो को सब समझा दिया कि क्या और कैसे करना है और किससे क्या बात करनी है। उधर नौकरानी ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया और पारो के लिए घर में आने का रास्ता बना दिया। उसने किसी को भी जरा सा भी शक नहीं होने दिया। उसने पारो को बोला, तू उन लोगों के जाने से पहले ही आना, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि 2 दिन बाद हमारे पीछे से ये पता नहीं किसे ले आई है। पारो बोली, अच्छी बात है, पर वो तुम्हारे नेताजी। वो बोली, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, सिर्फ 1 दिन की ही तो बात है, और वैसे भी वो तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं ये देखने की कि घर में क्या हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी तो मैडम जी की है। पारो ने ये सारी बातें वकील साहब को बताई तो उन्होंने कहा,
ठीक है, तो तुम कल ही चली जाना। दूसरे दिन पारो उस नौकरानी के साथ नेताजी के घर में पहुंच चुकी थी। वहां जाते ही वो काम करने में व्यस्त हो गई। अगले दिन सवेरे जल्दी ही नेताजी और उनकी पत्नी जाने के लिए घर से निकल गए। अब तो पारो बिल्कुल निश्चिंत हो गई, क्योंकि अब वो अपना काम बिना किसी अड़चन के कर सकती थी। नेताजी के दोनों बच्चे तो हर वक्त फोन पर ही लगे रहते थे। वो कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा हो तो सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाता है, और सही का साथ तो भगवान भी देते हैं। इधर पारो अपना काम करने में जी जान से जुटी थी, और उधर वकील साहब भी और सबूत इकट्ठा करने में लग गए। उन्होंने वहाँ के मजदूरों से मुलाकात की जहाँ पहले हीरा और दीपक काम करते थे, पर इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखा कि ये बात कैसे भी वहाँ के मैनेजर को पता न चले। वहाँ काम करने वाले मजदूरों में 2-4 जो हीरा और दीपक के हितैषी थे, उनसे बात करके उन्हें सबको समझा दिया और उन्हें अपनी तरफ कर लिया। इधर पारो के हाथ एक फाइल लग चुकी थी। पारो ने जब वो फाइल खोल के देखी तो उसमें दीपक के साइन किए हुए उन कागजों के साथ और भी कागज थे जिन पर दीपक के साइन थे। इसे भगवान की ही कृपा समझो कि न जाने कैसे वो फाइल बाहर रह गई। शायद पुरानी फाइलों के धोखे में, कुछ भी हो, पर पारो का काम तो बन गया था। उसे तो कैसे भी करके ये फाइल ले जानी थी। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने फटाफट से उस फाइल में से पेपर निकाल कर छुपा लिए और उस फाइल में दूसरे पेपर जो वहाँ फालतू पड़े थे रखकर वो फाइल जहाँ रखी थी वहीं रख दी और अपना काम करने लगी। तभी नेताजी का बेटा फोन पर बात करते हुए कमरे में आया और वहाँ आकर कुछ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसने अचानक वो फाइल हाथ में उठा ली और फोन पर बोला, हाँ पापा, मिल गई फाइल, जहाँ आपने कहा था वहीं रखी थी। पारो ने जैसे ही देखा उसका तो जैसे खून सूख गया। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन उस लड़के ने वो फाइल खोली ही नहीं। उसने तो ऐसे ही ले जाकर लॉकर में रख दी। अब पारो की जान में जान आई। वो बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम को घर पहुंचते ही उसने फोन करके वकील साहब को बुलवा लिया। उनके आते ही वो सारे पेपर्स उन्हें चुपचाप दे दिए। पेपर पढ़कर वकील साहब के चेहरे पर चमक आ गई। पारो ने उन्हें मुस्कुराते देख पूछा, क्या हुआ सर, ऐसा क्या है इसमें? तो वकील साहब ने कहा, पारो, इन पेपर में कुछ पेपर पर उनके फोन नंबर और पते भी हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। इतना कहकर वकील साहब वहां से चले गए। केस की अगली तारीख आने वाली थी, इसलिए वकील साहब जल्दी से जल्दी उन लोगों से मिलकर जिनके उन पेपर में फोन नंबर और पते थे बात करना चाहते थे। उनमें से कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की तो पता चला कि जब कभी मंदिर का ठेका वो लोग देते थे तो सारी बातें लेन देन की भी नेताजी ही करते थे, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे उन पर साइन किसी और से करवाते थे। हमको थोड़ा अजीब तो लगता था, पर हम सोचते हमें क्या करना है, हमें तो आम खाने से मतलब, क्या फर्क पड़ता है, आम कोई भी तोड़े। पर जब वकील साहब ने उन्हें सारी बात बताई तो वो मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये सारा काम इतने गुपचुप तरीके से हुआ कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। केस की भी तारीख आ गई थी। कोर्ट में बहुत बहस हुई, लेकिन जब वकील साहब ने अपने गवाह और सबूत पेश किए तब सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। दीपक और उसके पिता को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और नेताजी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। दीपक और हीरा के बरी होने का जैसे ही शीला को पता चला तो उसने जल्दी से घर में जो कुछ भी था उससे मीठा बनाया और आरती की थाली लेकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने वकील साहब, पारो, मिस्टर बत्रा, दीपक और हीरा के साथ खड़े थे। शीला ने कहा, दीपक के बापू और दीपक, तुम अभी अंदर मत आओ, 1 मिनट रुको। और वो जल्दी से अंदर गई और आरती की थाली लेकर आ गई। तब भी वकील साहब बोले, क्या कर रही हो शीला, किसकी आरती उतार रही हो? अगर तुम्हें आरती उतारनी ही है तो अपनी बेटी की उतारो, जिसकी वजह से आज तुम्हारा बेटा और पति दोनों तुम्हारे सामने हैं। वकील साहब की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। शीला बोली, मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है आपकी बातों का? वकील साहब बोले, चलो अंदर, सबको सब कुछ बताता हूँ। और अंदर आकर उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे पारो मिसेस बत्रा से पढ़ी और कैसे वो उन पेपर्स को लेकर आई। वकील साहब की सारी बातें सुनने के बाद हीरा और दीपक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पारो को बार बार गले से लगा रहे थे, पर शीला
नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ी थी। तभी मिसेस बत्रा ने उसे पुकारा, क्या हुआ शीला, क्या अभी भी नाराज हो अपने पारों से? नहीं नहीं मैडम जी, ये बात नहीं है। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं भी कितनी पागल थी। भगवान ने पारों के रूप में मुझे कितना अनमोल हीरा दिया और मैंने कभी भी उसकी कद्र नहीं की। शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और किस हक से मैं इसे नजरें मिलाऊं? मैंने कभी भी इसे एक माँ के जैसे प्यार ही नहीं किया। शीला फपक कर रोने लगी। तभी पारो आकर उसके गले से लिपट गई। शीला ने भी उसे ऐसे चिपका लिया जैसे वो पारो को अपने आप में समा लेना चाहती हो। तभी मिस्टर बत्रा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, भाई आज दो खुशियां घर आई हैं और तुम सब ये क्या रोना धोना लेकर बैठे हो? सब लोग आश्चर्यचकित होकर मिस्टर बत्रा की तरफ देखने लगे तो वो बोले, अरे क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। वकील साहब बोले, चलो एक खुशी तो हमें भी पता है दीपक और हीरा के घर आने की, लेकिन दूसरी खुशी कौन सी है? मिस्टर बत्रा बोले, दूसरी खुशी है पारो का जन्म। हाँ, आज सही मायने में इसका जन्म हुआ है। वो देखो उस छोटी सी गुड़िया को कैसे अपनी माँ के आंचल में छुपी है। सब लोग आज बहुत खुश थे और पारो, उसे तो आज दुगनी खुशी हो रही थी क्योंकि उसे आज अपनी माँ जो मिल गई थी। तभी वकील साहब बोले, अच्छा भाई अब तो मेरा काम खत्म, मैं चलता हूँ, और मेरी फीस? वकील साहब की बात सुनते ही सबके चेहरे उतर गए क्योंकि घर में कुछ भी जमा पूंजी नहीं बची थी। हीरा ने पूछा, कितने पैसे देने होंगे आपको? तो वकील साहब बोले, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं बोल रहा था कि मेरी फीस मैं अपनी इस गुड़िया के नाम कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो चले गए। हीरा का घर आज खुशियों से जगमगा रहा था और उसकी वजह थी पारो।